Good evening, everyone, and let's continue with thermodynamics. Sorry, atomic structure. Let's continue with atomic structure. Okay. Now, before starting, we'll continue with आज टेस्ट नहीं होने वाली है. टेस्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्ट करने वाले हैं. विल स्टार्ट विथ रिवीजन. ठीक है. अब लास्ट टाइम वी डेल्ट विथ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ऐसे कुछ एक डायग्राम बनाई थी. शॉर्ट में फास्ट हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं. तुम लोगों को अभी वापस डायग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से तुम लोगों के नोट्स में है. ठीक है. ऐसे हम लोगों ने लंबी सी ट्यूब ली थी जिसमें हम लोगों ने वैक्यूम क्रिएट किया था. याद है तुम लोगों को? जिसमें हम लोगों ने वैक्यूम क्रिएट किया था. ठीक है. एंड इस ट्यूब को दो इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए थे, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक राइट हैंड साइड वाला. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज. लेफ्ट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज. लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड वाज ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड राइट हैंड साइड वाला जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था. ठीक है. तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव. अब नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? कैथोड. परफेक्ट. ठीक है. एंड पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोगों ने क्या बोला था? एनोड. अब जूलियस प्लकर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये अरेंजमेंट की एंड ही थॉट कि नाउ करंट विल पास थ्रू गैस. अंदर की तरफ से कोई एक गैस थी और गैस में से करंट पास होगा, ही वाज एक्सपेक्टिंग, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दिया. गाइस यार है ना, ये शॉर्ट में हम लोगों की रिवीजन चालू है तो मैं पूरी स्टोरी वापस नहीं बताते बैठूंगा. फिर भी करंट पास नहीं हुआ तो ही थॉट कि प्रॉब्लम शायद गैस के नंबर पे रहेगा, कि बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें से करंट पास नहीं हो पा रहा है. तो लेट्स रिड्यूस द नंबर. लेट्स रिड्यूस द नंबर. उन्होंने नंबर रिड्यूस करने के लिए क्या अटैच किया? गैस को निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? वैक्यूम यूज करेंगे. वेरी नाइस. तो ही यूज्ड अ वैक्यूम पंप. ही यूज्ड अ वैक्यूम पंप. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम पंप अटैच कर दिया एंड वैक्यूम पंप ने क्या किया? अंदर से सारी जो एयर थी, गैस थी, उसे सक कर लिया एंड थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी गैस बच गई थी जिसका प्रेशर था 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो अब अंदर की तरफ बहुत कम गैस के मॉलिक्यूल्स है. अब अंदर की तरफ बहुत कम गैस के मॉलिक्यूल्स थे. ठीक है. नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. देखते हैं तुम लोगों ने लास्ट का लेक्चर कितना अच्छे से रिवाइज किया है. जूलियस प्लकर के एक्सपेरिमेंट में देखो, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये है. तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने यहां से इलेक्ट्रॉन थ्रो करना स्टार्ट किया. यहां से इलेक्ट्रॉन्स थ्रो करना स्टार्ट किए एंड फिर वो कैथोड में से यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलना स्टार्ट हुए. ठीक है. एंड ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकल के चले गए पॉजिटिव के पास. करेक्ट ना गाइस? ऐसे ही कुछ होता है, करंट ऐसे ही फ्लो होता है. ठीक है. ये चले गए पॉजिटिव के पास. मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो बोल रहा हूँ, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तुम लोगों को पता होगा. एंड फिर ये वापस पहुंच गए पॉजिटिव के पास. ये ऐसे ही हो रहा है क्या? जल्दी बताओ, ये ऐसे, इज इट करेक्ट? यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले. बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले. ये ऐसे मस्त में इधर से फ्लो होते होते कैथोड में से बाहर निकले एंड दे मूव्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. एंड फिर पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रोड ने एब्जॉर्ब कर लिया एंड ये वापस बैटरी के पॉजिटिव चार्ज के पास चले गए. इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? ओके. कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं. ओके. एक रश्मि ने एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आंसर दिया है. रश्मि ने एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आंसर दिया है. कुछ लोग ना बोल रहे हैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं. एक स्टूडेंट ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है. ओके. एंड हाँ, तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी. यहाँ पे पीछे की तरफ जिंक सल्फाइड की कोटिंग भी थी. करेक्ट. ये कैसे हम लोग बोल सकते हैं ना, यहाँ पे पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग भी थी. ठीक है. तो हाँ,
कृष्णा ने भी एकदम करेक्ट आंसर दिया है, वेरी नाइस कृष्णा। तो जिस किसी ने यस बोला ऑल वेर रॉन्ग, जिन्होंने नो बोला था दे आर करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ना देते हुए भी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो था वो बैटरी में से आ रहा ही नहीं था गाइस। बैटरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करती है, एक्सेप्टेड, बट हमारे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकल रहा है क्या गाइस? हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन बैटरी में से नहीं निकल रहा था। ये सब झूठा था, ये सब झूठ था, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला। मैं जस्ट चेक कर रहा था कि तुम लोगों को जरा समझ में आया था। हाँ करेक्ट बोल रहे हो ध्रुव, तो हम करेक्ट बोल रहे हो। उन्नति करेक्ट, अब सबको याद आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले थे मुझे बताओ, कैथोड रेज जो थे वो कहाँ से निकले थे? कैथोड रेज एक्चुअली कैथोड से निकल रहे थे क्या? हाँ किसने बात बोला? मनाली ने वापस आंसर दिया, वेरी नाइस मनाली, करेक्ट बोल रहे हो। तो कैथोड रेज एक्चुअली कैथोड में से निकल ही नहीं रहे थे, कैथोड रेज निकल रहे थे एटम्स में से, करेक्ट बोल रहे हो दीप, ठीक है। हाइड्रोजन का जो एटम था उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे ना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। कुछ याद आया? कुछ याद आया? ये इधर से निकल रहे थे, मतलब ऐसे हम लोगों को फीलिंग आ रही थी कि कैथोड में से कुछ तो निकल रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है, ये हम लोगों को फीलिंग आ रही थी, हम लोगों को ऐसे लग रहा था। बट फिर बहुत सोच विचार करके एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, क्या नाम था उनका? जे थॉमसन। एंड ही टोल्ड अस कि नहीं तुम लोग जो बोल रहे हो गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या बताया हम लोगों को कि हाँ करेक्ट, अभी सबको याद आ रहा है, सबकी मेमोरी रिफ्रेश हो गई, रिस्टोर हो गई। तो उन्होंने हम लोगों को क्या बताया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। एक्चुअली हो रहा क्या था, कैथोड और एनोड के बीच में एक छोटा सा एटम फंसा है, ठीक है, एक छोटा सा एटम प्रेजेंट है। ये कैथोड नेगेटिवली चार्ज, ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है एक छोटा सा हाइड्रोजन का एटम। ये हाइड्रोजन का एटम बहुत सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर अ कपल, ठीक है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की दो शादी हो गई है, दोनों के बीच में एकदम मस्त स्ट्रांग वाला बॉन्ड है, ठीक है। दोनों के बीच में एक मस्त स्ट्रांग वाला अट्रैक्शन बॉन्ड है, ठीक है। बहुत सुखी है दोनों। फिर पिक्चर में आ गया एक बाजू वाला पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज बहुत स्ट्रांग निकला, उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने उसको पावर देना स्टार्ट किया, हम लोगों ने उसका धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ठीक है। अब इसके पास बहुत पावर आ गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लग गया, धीरे धीरे उसके पास अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उसके पास अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, करेक्ट। हम लोगों ने उसको 10⁻⁴ वोल्ट की पावर दे दी और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होने स्टार्ट हो गया, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब मुझे बताओ, हमारे प्रोटॉन ने बहुत ट्राई किया कि अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे, बट वो पकड़ पाया क्या? हमारे प्रोटॉन ने बहुत ट्राई किया कि वो इलेक्ट्रॉन को जाने ना दे, बेचारे, समझ रहे हो ना, मतलब कितना दुख है उसके लाइफ में। तो हम लोग, प्रोटॉन ने बहुत ट्राई किया कि भाई मत जा, प्लीज मत जा, बट नहीं, इलेक्ट्रॉन बोला नहीं, उसके पास ज्यादा पावर है, डिवोर्स हो जाएगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो एक पॉइंट पे दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने स्टार्ट हो गई, ठीक है। करेक्ट बोल रहे हो। ये अगर ऑफलाइन लेक्चर होता तो मैं यूजुअली ऐसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बट ऑनलाइन रहने की वजह से देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, यू नो, ठीक है। पीछे किसी के मॉम डैड रहेंगे, वो भी सुन रहे रहेंगे, तो सॉरी फॉर दैट। तो अब यहाँ पे पहले क्या हुआ, ये आयनाइजेशन है क्या? ये आयनाइजेशन है क्या? दिस इज पोलराइजेशन, दिस इज व्हाट, पोलराइजेशन, ठीक है। एंड फिर इन दोनों के बीच में हो गया डाइवोर्स, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया प्रोटॉन से, एंड ये चला गया पॉजिटिव चार्ज के पास, ये चला गया पॉजिटिव चार्ज के पास। एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन, ठीक है। एनी डाउट गाइस? ये याद आ रहा है? तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे वो बैटरी में से आ रहे थे या हाइड्रोजन के एटम में से, मतलब गैस में से आ रहे थे? तो दे वेर कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। एनी डाउट? अब मुझे बताओ, वेट अ मिनट, एंड हिल गया, ओके। अब मुझे बताओ,
इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के पास चला गया। अब मुझे बताओ बेचारा प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन तो एनोड के पास चला गया, पॉजिटिव के पास चला गया, बट अपने प्रोटॉन का क्या होगा? ये बेचारा पॉजिटिव चार्ज अकेला रह गया ना, वो अभी क्या करेगा? अकेला तो नहीं रह पाएगा, वो अभी अकेला रह पाएगा क्या? अकेला रहेगा वो? नहीं रहेगा। अभी वो किसके पास जाना चाहिए? तो फिर वेर इट विल गो, वेर नेसानी का, करेक्ट बोल रहे हो। दूसरी शादी करेगा, करेक्ट बोल रहे हो, दूसरी शादी, तो अभी वो किसके पास जाएगा? बट इट विल मूव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। वो कैथोड के पास जाएगा। वो बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर मुझे छोड़ के एनोड के पास जा सकता है, तो मैं भी कैथोड के पास जा सकता हूँ, मुझे भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एनी डाउट गाइस? तो चल, तो ये हर एक गैस के साथ हम लोग कर सकते हैं, ये हर एक गैस के साथ हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक श्रेय का डाउट है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन गैस से आ रहे हैं तो हम लोगों को अगर ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए तो हम लोग ये इजीली कर पाएंगे, ठीक है। श्रेय का डाउट क्या है कि अगर हम लोगों के पास ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर पाएंगे, मतलब ज्यादा कैथोड रेज प्रोड्यूस होगी। तो देखो जरा इसके ऊपर सोचते हैं, सोच विचार करते हैं। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को किसी को अट्रैक्ट करना है, तुम लोगों को अपनी तरफ किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम लोग टारगेट एक टाइम पे एक ही रखोगे या एक टाइम पे तीन तीन टारगेट रखोगे? तुम लोगों को अपनी तरफ किसी को अट्रैक्ट करना है तो एक टाइम पे तुम लोग एक टारगेट रखोगे या एक टाइम पे तीन टारगेट रखोगे? बराबर ना? ये थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो सिमिलरली हमारे प्रोटॉन को, हमारे प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। प्रोटॉन बोल रहा हूं मैं गलती से, एनोड को, पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। तो बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसका बेचारे का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। वो क्या बोलेगा, मैं इसको भी अट्रैक्ट करूंगा, मैं इसे भी अट्रैक्ट करूंगा, और वो अपनी पावर क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपनी पावर, वो अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इन जनरल उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर गैस के मॉलिक्यूल बढ़ गए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सही क्या है, इजी क्या हो जाएगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन रखो, एक ही टारगेट फिक्स करो और उसके ऊपर ही फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग जेई और नीट दोनों के एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो तुम लोग एक भी एग्जाम इजीली क्रैक कर पाओगे क्या? एक भी एग्जाम इजीली क्रैक हो पाएगी क्या? बेटर क्या होगा कि साला एक तो फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ो, कोई तो एक पढ़ो। एक तो आराम से क्लियर कर सकते हो, आराम से भी नहीं होगा, उसमें भी बहुत मेहनत है, बट वो तो हो जाएगी ना। सिमिलरली एक टारगेट रखो, कुछ भी हमेशा लाइफ में एक टारगेट रखना। ये तुम लोगों को बहुत जगह पे काम आएगा, ठीक है। बहुत रेफरेंसेस है इसके, तो याद रखना ये बात, ठीक है। एक से ज्यादा टारगेट अगर रखोगे तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। चलो, अब आयनाइजेशन, हम लोग आयनाइजेशन किसी भी गैस का कर सकते हैं, याद रखना हम लोग आयनाइजेशन किसी भी गैस का कर सकते हैं, ठीक है। यस तनिष शाह, करेक्ट बोल रहे हो। हम लोग नोबल गैस का भी आयनाइजेशन कर सकते हैं, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये सारा हम लोग आयनाइजेशन, सी आयनाइजेशन के ऊपर अभी ज्यादा फोकस मत करना। पीरियोडिक टेबल करके एक टॉपिक है जिसमें हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद ही मैं पीरियोडिक टेबल कराऊंगा तुम लोगों को, तो पीरियोडिक टेबल में वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो अब आयनाइजेशन, अगर समझो तुम लोगों के पास हाइड्रोजन गैस है और तुम लोगों ने हाइड्रोजन गैस का आयनाइजेशन किया, ये तुम लोग लिख लेना एक बार वापस, लास्ट टाइम भी लिखा था अभी भी लिख लो। तो करेक्ट बोल रहे हो श्वेता, नहीं सॉरी श्वेता नहीं, स्वेट, स्वेट, ओके श्वेत है, ओके श्वेत करेक्ट बोल रहे हो। तो अब अच्छा ये नहीं लिखा था, ओके अभी लिख लेना। अगर तुम लोग आयनाइजेशन कर रहे हो हाइड्रोजन गैस का, अब हाइड्रोजन गैस का अगर आयनाइजेशन कर रहे हो तो यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि इसमें से तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर समझो तुम लोगों ने नाइट्रोजन गैस का आयनाइजेशन किया, हाँ हम लोग किसी भी गैस का आयनाइजेशन कर सकते हैं, हम लोग किसी भी गैस का आयनाइजेशन कर सकते हैं। तो तुम लोगों के पास अगर नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस के एटम्स हैं, तो तुम लोग क्या करोगे? नाइट्रोजन गैस में से एक ही इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन में एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये याद रखना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही रहता है। अगर ऑक्सीजन गैस का आयनाइजेशन किया तो इसमें से भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? अगर तुम लोग किसी चीज में से नेगेटिव चार्ज निकाल रहे हो, नेगेटिविटी निकाल रहे हो, तो उसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। एनी डाउट गाइस? एनी डाउट?
एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, याद रखना, एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आयनाइजेशन की बाकी सारी चीजें हम लोग आगे पीरियोडिक टेबल करके टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, अभी के लिए हम लोगों को इतना आयनाइजेशन पता रहना चाहिए। तो अब मुझे बताओ, इसे हम लोगों ने क्या बोला था, कैथोड रेस, इन्हें हम लोगों ने क्या बोला था, कैथोड रेस। अब मुझे बताओ, तुम लोग गैस हाइड्रोजन यूज करो, नाइट्रोजन यूज करो या ऑक्सीजन यूज करो, कोई भी गैस होने दो, कैथोड रेस चेंज हो रही है क्या? कोई भी गैस होने दो, कैथोड रेस चेंज हो रही है क्या? आर दे चेंजिंग? दे आर नॉट चेंजिंग। वेरी नाइस, ठीक है। अब उसके बाद खोज हुई थी, अभी ये हम लोगों का रिवीजन यहाँ पे खत्म, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉपर टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद खोज हुई थी एनोड रेस की, हम लोगों ने एनोड रेस लास्ट टाइम डिस्कस किए थे क्या? इसके बाद खोज हुई थी एनोड रेस की। ओके, तो चलो सोचते हैं एनोड रेस की डिस्कवरी। तुम लोगों को वो कबूतर और धूल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो थियरी का पार्ट हो गया, वो हम लोगों को रिवीजन करने की जरूरत नहीं अभी के लिए। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को वो धूल और कबूतर वाला एग्जाम्पल याद है क्या, कि तुम लोगों ने एक साल के लिए कोई घर पैक करके रख दिया है, ठीक है। तो घर ओपन करोगे तो उसके अंदर तुम लोगों को डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, करेक्ट। बट पिजन्स मिलेंगे क्या, कि उसमें तुम लोगों ने ओपन किया और पिजन्स उड़ रहे हैं, इधर से बैट उड़ रहा है, यहाँ से क्रो उड़ रहा है, ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं होता। तो रीजन क्या था उसके लिए? रीजन क्या था उसके लिए? व्हाट वाज द रीजन? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? स्मॉल साइज, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेर एज बर्ड्स आर मेड अप ऑफ क्वाइट, मतलब बर्ड्स की साइज बहुत बड़ी रहती है, तो साइज, ठीक है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत छोटे रहते हैं, तो वो इजीली हमारे मेटल के थ्रू जा पाते हैं, वो इजीली हमारे मेटल के थ्रू जा पाते हैं। अब उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गोल्डस्टीन। ये दिस इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, दिस इज डिस्कवरी, एनोड रेज आर नथिंग बट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, पहले से मैं बता के रख रहा हूँ, इट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एंड ये की थी गोल्डस्टीन करके एक साइंटिस्ट है उन्होंने, गोल्डस्टीन, ठीक है, इनका नाम था गोल्डस्टीन। एंड इन्होंने डिस्कवरी की थी 1886 में। हम लोगों को ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, करेक्ट बोल रहे हैं श्वेत। अब गोल्डस्टीन ने क्या सोचा? गोल्डस्टीन ने इतना ही सोचा कि अगर अगर कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इफ समथिंग नेगेटिवली चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव एनोड, देन डेफिनेटली समथिंग पॉजिटिव शुड मूव टुवर्ड्स नेगेटिव, देन डेफिनेटली समथिंग पॉजिटिव शुड मूव टुवर्ड्स नेगेटिव। गाइस गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है? ऑब्वियस है ना, नेचर में दो टाइप की चीजें रहती है, मेल फीमेल, चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हमेशा दो टाइप की अपोजिट चीजें रहती है। तो अगर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है तो ऑब्वियस है कुछ पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भी जाना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? करेक्ट बोल रहे हो वेदांत? तो ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे बताओ ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? तो ही थॉट कि लाइक शायद, शायद साइज का कुछ मैटर हो सकता है, शायद कुछ साइज का मैटर हो सकता है, ठीक है। अब साइज का मैटर क्या है वो देखते हैं, ठीक है। हाँ करेक्ट बोल रहे हो, बिकॉज प्रोटॉन्स आर हेवी एंड बिग। तो अब जरा उन्होंने थोड़ा सा सोचा कि क्या हो रहा होगा, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। अब तुम लोगों को डायग्राम बनानी है गाइस, अभी तुम लोगों को डायग्राम बनानी है, ठीक है। नाउ वी आर मेकिंग डायग्राम वंस अगेन। तो अभी उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने बनाया, ठीक है। सारी चीजें सेम टू सेम है, ठीक है। वैक्यूम पंप एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग इज लाइक बिफोर, कुछ नया नहीं है, तुम लोगों को सेम डायग्राम रिपीट करनी है, तो मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करने वाला अभी, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। ओके,
थोड़ा है ना हम लोग शेप इसका चेंज करते हैं। देखो उन्होंने जो कैथोड यूज किया था ना, उन्होंने जो कैथोड यूज किया था वो एक्चुअली डिस्क लाइक था। ठीक है, एक्चुअली जो कुछ हम लोग चीज यूज करते हैं वो थोड़ी ना ऐसे टू डायमेंशनल रहती है। अब हम लोग इसको जरा 3D में ड्रॉ करेंगे। उन्होंने जो कैथोड यूज किया था वो थोड़ा ऐसे डिस्क लाइक था। ठीक है गाइस, तो ऐसे जरा स्पेरिकल शेप का था। एनी डाउट? ठीक है, तो बस अगर हम लोगों ने ऐसा देखा तो तुम लोगों को शेप दिख रहा है, बट अगर ऐसा देखोगे तो तुम लोगों को प्लेन दिखेगा। ठीक है, तो अभी मैंने उसको ऐसे थोड़ा टिल्ट कर दिया सो दैट वी कैन सी इट प्रॉपरली। ठीक है, अब व्हाट ही डिड, ही अप्लाइड जिंक सल्फाइड ऑन बोथ द साइड। ही वाज लाइक कि भाई अगर अगर कुछ चीज पॉजिटिव की तरफ मूव हो रही है, इफ समथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, if something is moving towards positive charge, then definitely something should move towards negative charge। ठीक है, तो he applied zinc sulfide on both the sides। ठीक है, अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर, बैटरी बैटरी का वोल्टेज भी सेम अप्लाई किया, 10⁻⁴ वोल्ट। यहाँ पे उन्होंने पंप अटैच कर दिया, वैक्यूम पंप, मैं अभी सिर्फ पंप लिख रहा हूँ, जिसका प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर हो गया था, जिसकी वजह से प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर हो गया था। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रोड्स को अटैच कर दिए। इलेक्ट्रोड बन गया एक कैथोड और दूसरा बन गया एनोड। नेगेटिव वाला इज ऑलवेज कैथोड, पॉजिटिव वन इज ऑलवेज एनोड। एवरीथिंग वाज लाइक बिफोर एंड ही थॉट कि लाइक मैं दोनों जगह पे अटैच कर देता हूँ, आई शुड गेट स्किंटिलेशन ऑन बोथ द साइड, आई शुड गेट स्किंटिलेशन ऑन बोथ द साइड। अब ऑब्वियस है, कैथोड रे की एक्सपेरिमेंट है तो कैथोड रेज निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? कैथोड रेज जैसा ही एक्सपेरिमेंट है ना, तो कैथोड रेज निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? तो वो निकले। ठीक है, कैथोड रेज निकलना स्टार्ट हुई। अब कैथोड रेज जब निकलना स्टार्ट हुई तो उसे एनोड के पीछे की तरफ, उसे एनोड के पीछे की तरफ स्किंटिलेशन दिखा। एनोड के पीछे की तरफ उसे स्किंटिलेशन दिखा। एनी डाउट गाइस? एनोड के पीछे की तरफ ही सॉ सम स्किंटिलेशन। ठीक है, तो यहां पे चमक दिख रही थी, दूसरे तरफ कुछ नहीं दिख रहा था, दूसरी तरफ कुछ नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये गलत है, मुझे आज तक जितना कुछ पढ़ाया गया है डेफिनेटली कुछ तो नेगेटिव की तरफ मूव होना ही चाहिए, डेफिनेटली कुछ तो नेगेटिव की तरफ मूव होना ही चाहिए, बट वो मूव नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या होना चाहिए? तो तब उसको लगा कि कैथोड रेज एनोड के आर पार जा पा रही है। कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड के आर पार जा पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो एनोड के आर पार जा पाते हैं। ठीक है, इट कैन मूव थ्रू एनोड, बट स्मॉल शीट अगर यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनोड के आर पार जा सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था दे कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉइल्स। ठीक है, बट ही थॉट शायद से एनोड से भी कुछ तो निकल रहा है, शायद से एनोड से भी कुछ तो निकल रहा है, बट वो एनोड से निकल के वो एनोड से निकल के सॉरी, एनोड से निकल के वो आर पार नहीं जा पा रहा होगा। गैस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? वो एनोड के थ्रू पास नहीं हो पा रहा है। ये उसका मतलब उसका ये थिंकिंग पैटर्न रहा होगा। मैं उसके साथ था तो नहीं कि मुझे एग्जैक्टली पता है स्टोरी क्या हुई थी, बट ही मस्ट हैव थॉट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यस श्वेत बताओ क्या डाउट है? तो कैथोड रेस तो निकल रही थी, एनोड रेस भी निकल रही होंगी, बट वो बीच में ही आके रुक गई रहेंगी। ठीक है, अ, नहीं श्वेत, ऐसा मैंने कुछ पढ़ा तो नहीं है। आप बारे में मुझे कॉल करके एग्जैक्टली बताना, आपका मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ना ना ना, वैसा नहीं हो रहा है, नहीं नहीं वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, गोल्ड फॉइल रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आएगा, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख लेते हैं। आ रहे हैं हम लोग, तो हम उस पॉइंट पे आएंगे। वेरी नाइस, अच्छा पॉइंट पकड़ा है आपने। हाँ करेक्ट बोल रहे हो नील, आपको याद है एक्सपेरिमेंट।
तो अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज पास नहीं हो रही है, तुम लोगों की खिड़की है एंड खिड़की में से एक बर्ड उड़ते हुए आ रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है। अब तुम लोगों को पता है वो बर्ड एक तो आके क्या हो जाएगा, खुश टकरा जाएगा, या फिर खिड़की खिड़की तोड़ के अंदर आ जाएगा। तो तुम लोग क्या करोगे ऐसे टाइम पे, तुम लोग ऐसे टाइम पे क्या करोगे, ऐसे टाइम पे तुम लोग क्या करोगे? एक सामने से बर्ड उड़ के आ रहा है तुम लोगों की खिड़की की तरफ, एंड तुम लोगों को पता है कि खिड़की टूटने वाली है, तो व्हाट यू विल डू? आइदर यू विल ओपन द विंडो, करेक्ट, रन बैक, भाग भी सकते हो, करेक्ट है, एंड या फिर तुम लोग खिड़की को ओपन कर दोगे, बराबर, विंडो को ओपन कर देंगे। तो सिमिलरली उसने भी वही सोचा कि एक काम करते, इधर से हम लोग जरा इसे ओपन कर देते। ओपन कैसे किया? तो बाय मेकिंग सम स्मॉल होल्स इन इट, बाय मेकिंग सम स्मॉल होल्स इन इट। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड होल्स बनाने का रीजन, होल्स बहुत छोटे बन रहे हैं, जरा बड़े बनाते हैं। बाय मेकिंग सम स्मॉल होल्स इन इट, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे उसने होल्स बनाना स्टार्ट किया। एंड देन ही वाज लाइक यूरेका, हो गया काम करेंगे। तो अब उसके बाद वो बहुत खुश हुआ, बिकॉज देन ही सॉ स्किंटिलेशंस, होल्स बनाते ही यहाँ पे पीछे की तरफ भी जिंक सल्फाइड स्किंटिलेट होना स्टार्ट हो गया, एंड एनोड रेज बाहर आना स्टार्ट हो गई। समझ में आ रहा है? बस खत्म, दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। अब मुझे बताओ, कुछ ज्यादा उसने बड़ा कुछ काम किया क्या? नहीं, उसने अपना कॉमन सेंस यूज किया, ठीक है, एंड उसके थ्रू उन्होंने उनको एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिल गई, ठीक है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है गाइस, तो अगर होल्स बना दिए तो एनोड रेस पास हो रही थी। तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट में कुछ डाउट होगा या फिर कुछ क्वेरीज होंगी तो पूछ सकते हो तुम लोग, बताओ। ओके, तो इतना ही एनोड रेस एक्सपेरिमेंट है। हाँ, इसके वजह से नया एक सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गया हम लोगों को, ठीक है। तो चलो गाइस, वापस एक बार शॉर्ट में इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखा, सेम सब कुछ, हर एक चीज डिट्टो है जैसे कैथोड रेज में थी, ठीक है। तो कैथोड रेज में जो कैथोड रेज आ रही थी वो आएंगी कि नहीं आएंगी, तुम लोग जल्दी जल्दी मुझे आंसर दो रिवीजन के लिए। मुझे बताओ, अगर सेम अरेंजमेंट है कैथोड रेज जैसा, तो कैथोड रेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? करेक्ट, आएंगी, परफेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। अब अगर कैथोड रेज आ रही है तो ग्रीन कलर में मैंने कैथोड रेज बनाई। अब हमारे गोल्डस्टीन ने क्या सोचा, दैट इफ समथिंग नेगेटिव इज कमिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, देन सम पॉजिटिव चार्ज शुड कम आउट एंड इट शुड मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब दैट वाज व्हाट लॉजिकल, कि ये होना चाहिए, बट वी कैनॉट सी इट, ठीक है। हम लोगों को ये मिल ही नहीं रहा था, मतलब हम लोगों को दिख ही नहीं रहा था। तो व्हाट ही थॉट दैट cathode rays can pass through metal, cathode rays might be able to pass through metals, but हमारे जो एनोड रेज है, मतलब एनोड में से जो कुछ बाहर निकल रहा है, इट माइट नॉट बी एबल टू पास थ्रू मेटल्स, ठीक है। तो जस्ट टू हेल्प द प्रोसेस, व्हाट ही डिड, ही मेड सम होल्स इन माय कैथोड। उसने क्या किया, कैथोड में कुछ होल्स किए, एंड उसे हम लोग बोलते हैं परफोरेशन, छोटे छोटे होल्स करना मतलब परफोरेशन। तो इस कैथोड को उसने नाम दिया perforated cathode, and then he saw scintillation coming out from behind cathode, and that's how anode rays were discovered, ठीक है। करेक्ट बोल रहे हो सोहम, करेक्ट बोल रहे हो। अब तो फिर आए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। अब ये जानने के लिए परफोरेटेड बताओ ना एक बार, परफोरेटेड बताओ ना एक बार, मतलब समझा नहीं मुझे, स्पेलिंग आपको देखनी है या परफोरेशन का मीनिंग जानना है? परफोरेशन मतलब मेकिंग सम होल्स, ठीक है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, करेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। ओके, तो अब मुझे बताओ, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस रहेगा क्या? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस रहता है क्या कभी? करेक्ट, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज, मतलब एनोड रेस की प्रॉपर्टीज कैथोड रेस जैसे ही रहने वाली है, एनोड रेस की प्रॉपर्टीज कैथोड रेस जैसे ही रहने वाली है। तो हम लोग वापस आयनाइजेशन का हेल्प लेंगे इसे अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो, हाइड्रोजन गैस थी, समझ लो, तो हाइड्रोजन गैस ने आयनाइज होने के बाद क्या दिया, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन,
समझ लो नाइट्रोजन गैस थी, ये हम लोगों को आयनाइज होने के बाद क्या देगा, N प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब समझ लो तुम लोगों के पास सोडियम की गैस है, कौन सी गैस है, सोडियम की गैस है। तो सोडियम गैस भी आयनाइज होने के बाद तुम लोगों को क्या देगा, सोडियम गैस भी तुम लोगों को आयनाइज होने के बाद क्या देगा, Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एंड हाँ बाय द वे, बाद में किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था इनका कलर, व्हाट अबाउट देयर कलर। तो एक अच्छी बात, तुम लोग जब कभी ये गैस चेंज करते हो ना, तुम लोगों को अलग अलग कलर्स दिखते हैं। ठीक है। सोडियम के गैस का कलर जो रहता है वो येलोइश रहता है। अगर तुम लोग पोटेशियम गैस यूज करोगे तो तुम लोगों को थोड़ा पर्पलिश कलर मिलेगा। अगर तुम लोग कैल्शियम यूज करोगे तो तुम लोगों को रेड कलर मिलेगा, डार्क रेड, ब्रिक रेड कलर मिलेगा। अगर तुम लोग हाँ करेक्ट बोल रहे हो। तो हाँ बट फ्लोरोसेंट काइंड ऑफ ही कलर्स रहेंगे हमेशा, या फ्लोरोसेंट या फिर नहीं भी रह सकता, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लोरोसेंट कलर देते हैं। बट गैसेस, ये जो कटायंस है वो अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। हाइड्रोजन का थोड़ा पर्पलिश कलर रहता है, आएंगे हम लोग यहाँ पे भी आएंगे, डोंट वरी। ठीक है। पोटेशियम का लाइलैक रहता है, करेक्ट बोल रहे हो। तुम लोगों को फ्लेम टेस्ट पता होंगी, उसका रीजन एंड ऑल वो भी हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन्स वेर माई कैथोड रेस, इलेक्ट्रॉन्स वेर माई कैथोड रेस। ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दीज वेर माई कैथोड रेस। एंड ये क्या है, एनोड रेस है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स हम लोगों को ये इजीली देते नहीं है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम लोग स्टडी नहीं करते, डोंट वरी। मॉलिक्यूल्स का स्टडी हायर लेवल पे होता है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ओके, दीज आर माई एनोड रेस। अब मुझे बताओ, गैस चेंज करने के बाद कैथोड रेस चेंज हुए क्या, गैस चेंज करने के बाद कैथोड रेस चेंज हुए क्या। तो दिस डज नॉट चेंज विथ चेंज इन गैस। ठीक है। बट मुझे बताओ, गैस चेंज करने के बाद एनोड रेस चेंज हुए कि नहीं हुए, गैस चेंज करने के बाद एनोड रेस चेंज हुए कि नहीं हुए। तो दीज चेंजेस विथ चेंज इन गैस। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैथोड रेज और एनोड रेज के बीच का डिफरेंस एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो प्रॉपर्टीज या फिर मास ऑफ एनोड रे चेंजेस विथ चेंज इन गैस। एनोड रेज का मास वो चेंज होता है गैस चेंज करने के बाद। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, होता है जय, सोडियम वेपर लैंप तुम लोगों के घर पे ये एक्चुअली लैंप्स भी है। तुम लोगों ने पुराने जमाने के स्ट्रीट लाइट्स देखे थे, स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है। तो यूजुअली स्ट्रीट लाइट्स जो रहती है उनका कलर तुम लोगों ने देखा होगा, तो बहुत ऐसे येलोइश रहता है, ब्राउन ऑरेंजिश येलो। ठीक है। हाँ, तो उनके अंदर आजकल तो स्ट्रीट लाइट्स भी एलईडी की बनने स्टार्ट हो गए हैं। बट एक जमाने में वो जो ऑरेंजिश कलर के स्ट्रीट लाइट्स रहते थे, ठीक है, एकदम डार्क ऑरेंज, तो उनके अंदर हम लोग सोडियम वेपर लैंप यूज करते थे। उनका नाम था सोडियम, ये तुम लोगों ने नाम सुना भी होगा शायद से, सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप। उनके अंदर सेम, मैंने तुम लोगों को ट्यूबलाइट का कंसेप्ट बताया था, याद होगा। तो सेम ट्यूबलाइट जैसे ही, मतलब ये जो कैथोड रे है वैसा ही हम लोग उसको अरेंज करते थे, उसके अंदर सोडियम गैस फिलअप कर देते थे। एंड सोडियम गैस फिलअप करने के बाद उसमें से करंट पास करते थे, करंट पास करने के बाद उनका आयनाइजेशन होता था, और आयनाइजेशन की वजह से तुम लोगों को वो मस्त में ऐसे येलो कलर मिलता था। ठीक है। तो सोडियम गैस का भी आयनाइजेशन और उसको गैस में हम लोग लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप तुम लोग, आपको थोड़ा समझने में हेल्प हुई होगी कि सोडियम भी गैस में जा सकता है इवन दो इट इज मेटल। ठीक है। और हम लोग उसको डे टू डे लाइफ में यूज करते भी है, जस्ट वी डोंट नो इट कि वो एग्जैक्टली सोडियम से बना है। ठीक है। या फिर वो कैसे बना है वही हम लोगों को पता नहीं रहता यूजुअली। बट इसके वजह से, मतलब ये जो मेथड हम लोगों ने अभी पढ़ी, उसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग लैंप्स बनाए हैं। नियॉन लैंप्स क्या बनाए हैं, आर्गन लैंप्स बनाए हैं, बहुत सारे अलग अलग लैंप्स हम लोगों ने बनाए हैं इस मेथड के वजह से। ओके, तो चलो गाइस आगे बढ़े, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हम लोगों को जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलते हैं वो यूजुअली एनोड रेज की वजह से मिलते हैं। एंड याद रखना, कैथोड रेज जो रहती है वो हमेशा कलरलेस रहती है। ये जो आयंस बनते हैं इनके अलग अलग कलर्स रहते हैं, एंड कलर शोइंग प्रॉपर्टी क्यों आती है एंड ऑल वो हम लोग बाद में देखेंगे, आएंगे हर एक पॉइंट पे आएंगे, डोंट वरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड एनोड रेज,
characteristics of anode rays are same as cathode rays, are same as cathode rays. तो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज में तुम लोगों को थोड़ी याद दिला देता हूँ. फर्स्ट, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शैडोज ऑन ऑब्जेक्ट. अब मैंने तुम लोगों को बताया वो स्ट्रेट लाइन की वजह से तुम लोगों की शैडो तुम लोगों ने देखी थी ना, वही हो गया. ठीक है, तो दे कास्ट शैडो ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, दे शो मैकेनिकल इफेक्ट. अगर उनके पास में तुम लोगों ने कुछ अगर छोटी सी चीज रख दी तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. थर्ड, दे कैन शो फ्लोरोसेंस. तुम लोगों को वो फ्लोरोसेंस दिखाएंगे. फोर्थ, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट. सॉरी फॉर दिस, मतलब सॉरी नहीं, बट हाँ ये ऐसा ही है और मैं इसको यूज करता भी हूँ. यूजुअली वो आ जाता है फोर्थ पॉइंट में. ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट, दे प्रोड्यूस फोटो, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट. एंड फिफ्थ पॉइंट क्या था हम लोगों का, मैं खुद भूल गया, सॉरी फॉर दैट. फिफ्थ पॉइंट वाज, हाँ हाँ, फिफ्थ पॉइंट, दे कैन नॉट पेनिट्रेट मेटल्स. दे कैन नॉट पेनिट्रेट मेटल्स. ठीक है, तो अब वो मेटल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते. तो इनमें डिस्टिंग्विश डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, मास ऑफ एनोड रेज, मास ऑफ एनोड रेज changes with mass of anode rays changes with गैस. ठीक है, गैस अगर चेंज करेंगे तो उनका मास चेंज हो जाएगा. एक क्वेश्चन आया, देखते हैं क्या क्वेश्चन है. विल एनोड रेज ऑफ हायर चार्ज हैव मोर मैकेनिकल इफेक्ट? यस, डेफिनेटली. अगर चार्ज बढ़ जाएगा तो उसका मैकेनिकल इफेक्ट, पावर उसकी बढ़ जाएगी. गाइस, हम लोगों ने एनोड रेस पास नहीं किए हैं. हम लोगों ने, यहाँ पे देखो, ये मेटल के थ्रू पास नहीं हो रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उसके अंदर होल्स बना दिए और वो होल्स के थ्रू पास हो रहे हैं. समझ में आ रहा है? हम लोगों ने एनोड रेस के लिए होल्स बनाए थे. कैथोड रेस तो छोटी रहती है ना गाइस, कैथोड रेस छोटी रहती है. दे कैन पास, कैथोड रेस जो है वो बहुत छोटी रहती है, तो दे कैन पास थ्रू कैथोड, एनोड. ठीक है, बट एनोड रेस पास नहीं हो सकती. जब करेक्ट बोल रहे हो. कैथोड रेस कैन पास थ्रू एनोड, बट एनोड रेस कैनॉट पास थ्रू कैथोड. तो मास ऑफ एनोड रेस चेंजेस विद गैस, mass of anode rays changes with gas. Guys, these are not protons, these are positively charged atoms. देखो, these are not protons, these are positively charged atoms. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट, मास ऑफ एनोड रेस चेंजेस विद गैस. गैस चेंज करोगे तो एनोड रेस चेंज होंगी. ठीक है, नेक्स्ट, दे दे डिविएट्स, इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड. अब मुझे बताओ, एनोड रेज मतलब प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किस तरफ मूव होंगे? इन इलेक्ट्रिकल फील्ड. अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिकल फील्ड में वो कौन से डायरेक्शन में मूव होंगे? ओके, जस्ट अ मिनट, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है आई गेस. ओके, तो करेक्ट बोल रहे हो. एंड एंड दे मूव टूवर्ड्स, करेक्ट बोल रहे हो सब जन. दे मूव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. किस तरफ मूव होंगे? तो दे मूव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. हेंस दे कंटेन, हेंस दे कंटेन कौन सा चार्ज रहेगा उनके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज. उनके पास रहता है पॉजिटिव चार्ज. एनी डाउट गाइस? ओके, अब फोर्थ पॉइंट, मास ऑफ स्मॉलेस्ट एनोड रेस. या फिर मास ही क्यों लिख रहे हैं हम लोग, सारी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉलेस्ट एनोड रेस. चलो बताओ मुझे, स्मॉलेस्ट एनोड रेस कौन से रहता है? स्मॉलेस्ट एनोड रेस कौन से रहता है? स्मॉलेस्ट एनोड रेस कौन से रहता है? वेरी नाइस. हाइड्रोजन के एनोड रेस जो रहेंगे वो सबसे छोटे रहने वाले. परफेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट बोल रहे हो. तो हाइड्रोजन के एनोड रेस सबसे छोटे रहेंगे. हाइड्रोजन जिसका मास सबसे छोटा रहता है. अब मुझे बताओ,
अच्छे से सुनना, हमारे हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, और बेचारे का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसके पास सिर्फ क्या बचा? उसके पास सिर्फ क्या बचा? उसके पास सिर्फ बचा अभी क्या? एक प्रोटॉन बचा, करेक्ट। तो स्मॉलेस्ट एनोड रेस को ही हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। जो हाइड्रोजन के एनोड रेस रहते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। बाकी सारे के सारे रहते हैं Na+, N+, O+, मतलब वो एटम्स रहते हैं, बट प्रोटॉन किसका रहता है? तो सिर्फ और सिर्फ एनोड रेस का रहता है, ठीक है। यस जय, वी कैन से इट, बट नो, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट टोटली करेक्ट, ठीक है। देखो, हमारे हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन था। उसमें से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को तो निकाल दिया, बेचारे का इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाल दिया, तो अब उसके पास क्या बचा? उसके पास सिर्फ बचा एक प्रोटॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जो एनोड रेस प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोजन गैस से जो एनोड रेस प्रोड्यूस होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, उसे ही हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन, ठीक है। तो बाकी सारे जो एनोड रेस रहते हैं वो प्रोटॉन रहते हैं क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि बाकी सारे जो एनोड रेस है वो प्रोटॉन है क्या, तो नहीं, दे आर नॉट प्रोटॉन, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, ठीक है। नहीं ओम, वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। वो सारी चीजें एक्चुअली फिजिक्स में तुम लोगों को पढ़ाई जाएंगी, बट वैसा बिल्कुल नहीं होता। ओके गाइस, देखो प्रोटॉन और एटम का डिफरेंस वापस बताता हूँ। ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन था, एंड उसके पास था एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसके पास था एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने इसका क्या किया? हम लोगों ने इसका किया आयनाइजेशन, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने क्या किया? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में हम लोगों ने इसके पास जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था उसे निकाल दिया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो था उसे हम लोगों ने निकाल दिया। अब जैसे ही हम लोगों ने उसको निकाल दिया, हम लोगों के पास अभी क्या बचा? हाइड्रोजन का एटम जिसके पास सिर्फ प्रोटॉन है, जिसके पास सिर्फ प्रोटॉन है, एंड एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया। तो ये था हाइड्रोजन का एटम, ये था हाइड्रोजन का एटम। उसमें से हम लोगों ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दिया। गाइस, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ हाइड्रोजन का एटम जो सबसे छोटा है वही हम लोगों को प्रोटॉन देगा, बाकी सारे प्रोटॉन्स नहीं दे पाएंगे। इज इट करेक्ट? यप। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, रेस्ट ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स, ठीक है। इज इट करेक्ट? समझ में आ रहा है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अदर्स आर कटायन, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो चलो लेट्स मूव अहेड। तो अब सबसे छोटे एनोड रेस की प्रॉपर्टीज, मतलब प्रोटॉन की प्रॉपर्टी मुझे बताओ। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? प्रोटॉन का चार्ज मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन? व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन? पॉजिटिव चार्ज, वो तो है ही, बट इसके अलावा और क्या है? व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन? इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, करेक्ट ना? ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। कृष्णा करेक्ट बोल रहे थे, सोम करेक्ट बोल रहे थे, ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन, ये तुम लोगों को पता रहना चाहिए, ये तुम लोगों ने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है। व्हाट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन? व्हाट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन? मास ऑफ वन प्रोटॉन, बताओ। व्हाट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन? तुम लोगों को पता है ये? हाँ, कुछ लोग एएमयू बोल रहे हैं, बट व्हाट इज वन एएमयू? व्हाट इज वन एएमयू? 1.67 into 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये अभी मैं किलोग्राम में बता रहा हूँ, तुम लोगों को मोल कंसेप्ट में ग्राम में बताया होगा। ग्राम में ये 10⁻24 रहता है। रुद्रा करेक्ट आंसर था, सबके करेक्ट आंसर्स थे। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वन एएमयू, इसी को हम लोग बोलते हैं वन एएमयू। बाय द वे, इस चार्ज को हम लोग और एक क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं 1 ई, बराबर है ना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हम लोग 1 ई भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब इसका चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो मतलब क्या? इसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। इसका स्पेसिफिक चार्ज वो कितना होता है?
1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.67 into 10 raised to minus 27 kg। ये तुम लोगों को बाय हार्ट करके रखने की जरूरत नहीं है, बट हो तो भी अच्छा ही है। 9.58 into 10 raised to 7 कूलम पर kg, इट इज द आंसर। ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो स्मिता, वेरी नाइस। ओके, तो दिस इज द आंसर, लिख दो। ओके, तो ये था प्रोटॉन के बारे में एवरीथिंग। ठीक है, इसका एक लास्ट सिंबल लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज में ही इसका सिंबल लिख देते हैं। सिंबल, अब प्रोटॉन का सिंबल कैसे रहेगा, पी से रहेगा। प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज कितना रहता है, प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज कितना रहता है, +1। ये 1 जो है उसे हम लोग प्लस लिख देते हैं बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, +1। एंड प्रोटॉन का मास कितना रहता है, प्रोटॉन का मास कितना रहता है, 1 AMU। याद रखो, सिंबल्स लिखते वक्त हम लोग AMU में मास लिखते हैं, सिंबल लिखते वक्त हम लोग AMU में मास लिखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा नहीं था क्या, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ई से। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है, -1, करेक्ट। एंड इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन का मास इन एएमयू, एएमयू में हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास कितना लेते हैं, एएमयू में हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास कितना लेते हैं, वेरी नाइस, 0 लेते हैं। तो ये 0 रहेगा, दिस पी इज स्मॉल है, ये पी स्मॉल रहता है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली निग्लेजिबल मानते हैं, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, लिख दो गाइस, कंप्लीट कर दो इसे। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आस्क मी। वाई 0 आएंगे, आएंगे हम लोग। इसका एग्जैक्ट मास अगर देखने गए, इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये मैं तुम लोगों को वापस आज लिख के दूंगा, डोंट वरी, विच इज इन एएमयू 0.00055 एएमयू। अब मुझे बताओ 0.000 को तुम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लोगे, अप्रोक्सीमेटली तुम लोग 0 ही बोलोगे। गाइस हम लोग हर एक पॉइंट कवर करने वाले हैं, तुम लोग आगे की क्वेश्चन मत पूछो, जस्ट चिल, विल कम टू इट। यस श्रेय, करेक्ट बोल रहे हो। ये आपने कैलकुलेट करके निकाला है, आपको पहले से पता है, जो भी हो, करेक्ट बोल रहे हो आप। तो हाँ, ये सब लिखना है, ये सब लिखना है तुम लोगों को, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो तुम लोगों को लिखना है। तुम लोग लिख नहीं रहे थे क्या, ओके लिख दो, लिखना बाकी होगा तो लिख दो जरा। ओके गाइस, हम लोग यहाँ पे चार्ज लिखते वक्त माइनस नहीं अटैच करते, माइनस और प्लस ये जस्ट एक नेचर रहता है। ठीक है, तुम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट तुम लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, बट यूजुअली इट इज इन बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो तुम लोग ऐसे लिखते हो क्या कि 1 नॉर्थ वाला बोर मैग्नेटॉन, ऐसे लिखते हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ 1 बोर मैग्नेटॉन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तभी हम लोग उनका नेचर नहीं लिखते। मैग्नेटिक फील्ड लिखते वक्त हम लोग कभी नेचर लिखते हैं ये नॉर्थ वाला है, ये साउथ वाला है, नहीं, हम लोग सिर्फ उसकी क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक है, बोर बोर, बोर बोर नहीं, बोर। ओके, एनीयू, चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना ही नहीं है। तो यप, करेक्ट बोल रहे हो वेदांत। हाँ, नील का बोर, करेक्ट, नील वाला बोर। ओके, हाँ करेक्ट, चश्मे का नंबर तुम लोग यूजुअली वो प्लस वाला या माइनस वाला है वो सब थोड़े ना लिखते बैठते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन सबसे लास्ट में हुई थी बिकॉज दे वर चार्जलेस। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट जिन्होंने, जिनका नाम था चैडविक। ठीक है, चैडविक डिस्कवर्ड इट इन, चैडविक डिस्कवर्ड इट इन 1932। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 साल के बाद, ऑलमोस्ट 50 साल के बाद। ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो स्मिथ। अब यहाँ पे चैडविक ने 1932 में डिस्कवरी की।
वो भी गलती से। हुआ क्या, he was performing some nuclear reaction, ठीक है, he was performing some nuclear reaction and he was bombarding बेरिलियम एटम, बेरिलियम के एटम को he was bombarding with helium atom, with helium atom, ठीक है। अब बेरिलियम एटम के बारे में अगर हम लोगों को पता है तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 9 4 एंड उसका एटॉमिक मास रहता है 9, एटॉमिक नंबर रहता है 4, एटॉमिक मास रहता है 9, ठीक है। एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 2 और उसका मास रहता है 4, ठीक है। गाइस तुम लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेक्चर के बाद में तुम लोगों को पूरा ये इमेज फाइल सेंड कर दूंगा, ये पूरी फाइल जो है वो इमेज फाइल के फॉर्म में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब हीलियम और बेरिलियम कंबाइन हो गए, इन दोनों में न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई एंड इन दोनों के न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या बना, देखो हीलियम का मास 2 बेरिलियम का मास 4, दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे, मास बोल रहा था मैं, एटॉमिक नंबर 2 एंड 4 दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो वो 6th एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट बनाते हैं विच इज कार्बन। अब मुझे बताओ कार्बन का एटॉमिक मास कितना रहता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना रहता है, विच करेक्ट बोल रहे हो, कार्बन का एटॉमिक मास रहता है 12, ठीक है, नील करेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट उन्नति करेक्ट, तो कार्बन का एटॉमिक मास रहता है 12। अब न्यूक्लियर रिएक्शन की एक ट्रिक याद रखना जो तुम लोगों को बहुत काम आएगी, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये नीचे वाले नंबर के एडिशन और ये ऊपर वाले नंबर के एडिशन प्रोडक्ट साइड पे सेम आनी चाहिए। तो हमारे चैडविक ने वही देखा कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 4 + 2 6 और कार्बन बन रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 6 रहता है, एवरीथिंग इज ओके, चलो ठीक है, जो हम लोगों को जम गया कि दैट इज फाइन। बट अब मुझे बताओ एटॉमिक मास बेरिलियम का 9 हीलियम का 4 एडिशन करके हो जाएगा 13, यहाँ पे हम लोगों को 13 मिल रहा था क्या, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा था 12, तो इधर कुछ तो उनको गड़बड़ लगा, ही थॉट कि कुछ तो और एक्स्ट्रा का निकल रहा है, तो उन्होंने उसको टेस्ट करने की कोशिश की, मतलब उसको फाइंड करने की कोशिश की, बट इलेक्ट्रिकल फील्ड में वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो हम लोगों को स्किंटिलेशन में नहीं दिखा रहा था। देन ही थॉट कि अगर स्किंटिलेशन नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो दैट पार्टिकल इज चार्जलेस, दैट पार्टिकल इज चार्जलेस, तो चार्ज नीचे लिखने का है तो हम लोगों ने उसको 0 लिखा एंड ऊपर की तरफ उसका मास कितना मास बचा, तो 1 to 1 AMU लिखा। एनी डाउट गाइस, एनी डाउट, तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज सेम एज प्रोटॉन 1.67 into 10⁻⁻27 kg which is equals to 1 AMU। इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज एंड एवरीथिंग हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन RXN मैं रिएक्शन के लिए शॉर्ट में लिखता हूँ, RXN रिएक्शन के लिए शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें बड़ा नहीं है, ठीक है। वो सब वरुण हमारे सिलेबस में नहीं है, आ रहे श्रेय हम लोग वो सारी पॉइंट्स लिखेंगे, डोंट वरी। हाउ डिड ही प्रूव द डिस्कवरी, मास की वजह से ही, मास बैलेंस नहीं हो रहा था, उसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, लिख दो, ये कंप्लीट करो। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन समरी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसका एक थोड़ा सा एक शॉर्ट में समरी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मास प्रोटॉन के इक्वल कैसे, उसके लिए हम लोगों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बोलो या फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करने पड़ते हैं गाइस, तो वो सब हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। बट ये एक्सपेरिमेंट मतलब मास, छोटी चीजों का मेजर करने के लिए हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं, ये तुम लोगों ने मूल कंसेप्ट में नाम सुना होगा शायद से। छोटे चीजों का मास काउंट करने के लिए वी यूज मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, वी यूज मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड उस पे से हम लोग ये कर पाते हैं, नथिंग एल्स। बट वो हम लोगों के सिलेबस के बहुत आगे का है, तो हम लोगों को वो सब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो एक छोटी सी समरी लिख देते हैं अभी तक की सारे चीजों की। ओके, नाउ एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे इजी करने के लिए,
जिसमें हम लोग पार्टिकल, उसका सिंबल, उसके ऊपर का चार्ज, चार्ज के लिए थोड़ा ज्यादा चार्ज कॉलम छोड़ना, उसके ऊपर का मास, ठीक है, एंड उसका डिस्कवरर, डिस्कवरर किसने डिस्कवरी की वो, ठीक है, वो सारी चीजें लिखेंगे। तो चलो कंप्लीट कर देते हैं इसे, सो दैट तुम लोगों को बार बार उतने ऊपर की थियरी एंड ऑल पढ़ना ना पड़े। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखते बैठेंगे हम लोग यहाँ पे, न्यूट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को नहीं है। अब पहले आता था, आया कौन सा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या था, -1 ई 0, इसका चार्ज था -1, इसका सिंबल था ई, और इसका मास था 0, अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। अब इसके ऊपर का चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका मास कितना था, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जूलियस लकर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्टिकल कौन सा था, प्रोटॉन, प्रोटॉन चार्ज +1, सिंबल पी, मास 1, चार्ज कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ई, ये मत भूलना, दिस इज कॉल्ड एज 1 ई। मास कितना था, 1 पॉइंट, मास कितना था, 1.6727 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये तुम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है क्या, बिल्कुल नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली 1.67 हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एएमयू में मास था 1.00757 एएमयू, जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 एएमयू बोलते हैं, ठीक है। जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने। गाइस तुम लोगों को ये नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने जो नंबर लिख के दिए थे, ये वाले वो याद रखना है। तुम लोगों को इतने 4 डिजिट तक के नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट तुम लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए है। थर्ड पार्टिकल कौन सा डिस्कवर हुआ था, न्यूट्रॉन का, जिसका चार्ज था 0, सिंबल था एन, मास था 1 एएमयू, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज था ही नहीं, तो ये डैश में आ जाएगा। इसका मास कितना होगा, 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो मुझे बताओ, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा विच वन इज हेवियर, विच वन इज हेवियर, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो तुम लोग क्या बोलोगे, एएमयू में ये, ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो। प्रोटॉन इज स्लाइटली हेवियर, याद रखो, प्रोटॉन इज स्लाइटली हेवियर, यहाँ पे एंडिंग 27 से हो रही है, यहाँ पे एंडिंग 49 से हो रही है, तो प्रोटॉन इज स्लाइटली हेवियर देन, सॉरी, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थोड़ा सा हेवी रहता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, एंड डिस्कवरी की थी चैडविक ने, डिस्कवरी की थी चैडविक ने, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसकी एक शॉर्ट में समरी लिख दो ये। यप करेक्ट बोल रहे हो, सो हम, ओके, चलो आगे बढ़े। अब एक छोटी सी नोट लिख देना यहाँ पे, एक छोटी सी नोट, लाइक दीज सम अदर नॉन फंडामेंटल, ठीक है, सम अदर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एटम। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, सिर्फ तुम लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए। इन एटम सच एज, सच एज मेसॉन्स, ग्लूऑन्स,
पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें बाद में हिग्स भी आता है, हिग्स, हिग्स, बोसॉन्स, एंड ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, करेक्ट। ठीक है, तो न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं, कंपाउंड बोल रहा हूँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग को मिलते हैं, बट दीज आर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, एंड इनका हम लोगों के सिलेबस में कुछ यूज नहीं है। ठीक है, इनके बारे में जान के हम लोगों को कुछ मिलने नहीं वाला है। तो अभी के लिए जो हम लोगों को एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करने वाला है उतना ही सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। एक्स्ट्रा का नॉलेज तो हम लोगों को दुनिया भर का मिलते ही रहता है, किधर ना किधर से। ठीक है, तो टेबल बना के हो गया सबका, किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस करो जरा, किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस करो। अब फोटॉन्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर में ही देखेंगे, बाद में देखेंगे। चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो, कंप्लीटेड। इन सारे पार्टिकल्स जो एक्स्ट्रा के फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इनकी डिस्कवरी अभी रिसेंट में ही होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बोसॉन्स एंड ऑल है वो तो रिसेंट ईयर्स में ही हुए थे। ठीक है, अब बीच में कुछ साल पहले, मतलब अप्रोक्सीमेटली आई गेस 2011 के अराउंड, कुछ हिग्स बोसॉन करके एक नया पार्टिकल मिला था, एंड दैट पार्टिकल अभी तक उसका एग्जिस्टेंस 100% ये नहीं हुआ है, वेरीफाइड नहीं हुआ है, बट दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ गॉड्स पार्टिकल। ठीक है, तुमने सुना होगा, गॉड्स पार्टिकल का नाम सुना है तुम लोगों ने? गॉड्स पार्टिकल नहीं सुना है? ओके, रीजन बीइंग इट इज कॉल्ड एज गॉड्स पार्टिकल, इट इज बिलीव्ड कि वो लाइट के स्पीड से भी फास्ट जा सकता है। गॉड इक्वेशन नहीं, गॉड्स पार्टिकल, भारी नाम है ना। ठीक है, गॉड्स पार्टिकल, इसका नाम गॉड्स पार्टिकल इसके वजह से है बिकॉज इट्स स्पीड, इट्स वेलोसिटी कैन गो बियॉन्ड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, ऐसा बोला जा रहा है, बट इट इज नॉट 100% प्रूवन येट। ठीक है, हम लोगों को आइंस्टाइन ने क्या बोला था, हम लोगों को आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि नथिंग इन यूनिवर्स इज फास्टर देन लाइट, नथिंग इज इन यूनिवर्स इज फास्टर देन लाइट। ठीक है, बट यप, फिर भी हम लोगों को कुछ तो मिला है। टैकियॉन्स, मुझे नहीं लगता ये कुछ प्रॉपर वर्ड है टैकियॉन, ये एक साईफाई मूवी में बनाया हुआ वर्ड है आई गेस, मैंने इनके बारे में कभी पढ़ा भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं है। तो टैकियॉन्स क्या रहते हैं आई रियली डोंट नो। ठीक है, हाँ, आइंस्टाइन कैन बी रॉन्ग, यस, उसी की वजह से हम लोगों ने इसको गॉड्स पार्टिकल नाम दिया, क्योंकि आज तक हम लोगों को कुछ भी लाइट के स्पीड से फास्ट जाने वाली चीज नहीं मिली थी। ठीक है, अह, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक से डिविएट होते जाएंगे, अभी तुम लोगों के डाउट्स टॉपिक से बहुत दूर दूर के आने लग गए हैं, तो हम लोग टॉपिक के ऊपर ही फोकस रहते हैं, फिक्सेटेड रहते हैं। ठीक है, और लाइट की स्पीड हम लोगों ने एग्जैक्टली कैलकुलेट की है, ये किसका डाउट था? ओके, तो लाइट की स्पीड हम लोगों को एग्जैक्टली पता है। ठीक है, चलो आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हम लोग चार्ज चार्ज इतना कुछ पढ़ रहे हैं, बट हम लोगों को चार्ज के बारे में एग्जैक्टली सारी चीजें अभी तक पता नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब मुझे बताओ क्वांटाइज्ड इस वर्ड का मीनिंग क्या है? क्वांटाइज्ड ये वर्ड कौन से वर्ड के साथ मैच हो रहा है? क्वांटाइज्ड ये वर्ड कौन से वर्ड के साथ मैच हो रहा है? जल्दी जल्दी, क्वांटाइज्ड ये वर्ड कौन से वर्ड के साथ मैच हो रहा है? क्वांटिटी, वेरी नाइस, क्वांटिटी के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो चार्ज की एक फिक्स्ड क्वांटिटी है और वो उसी के मल्टीपल्स में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक
करेंसी में एक छोटी सी क्वांटिटी फिक्स करके रखी है, रुपी। तुम लोगों के पास 1 रुपया हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 1000, 2000। बट मुझे बताओ 1.5 रुपीज अभी के जमाने में चलते हैं क्या? 1.5 रुपीज अभी हम लोग पॉइंट में मतलब पैसे में हम लोग यूज करते हैं क्या? एक जमाने में होता था, ठीक है, मैंने 50 पैसे 25 पैसे यूज किए हैं, तुम लोगों ने भी यूज शायद से किए रहेंगे बहुत बचपन में, या फिर शायद से नहीं किए रहेंगे, तुम लोगों के एज तक, मतलब तुम लोग जब पैदा हुए थे तब तक ये खत्म हो गया रहेगा ट्रेंड वो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अच्छा 25 पैसे तुम लोगों ने भी यूज किए, वेरी नाइस, अच्छी बात है। वो गेंडे का फोटो रहता था उसके ऊपर, ठीक है। तो अब चार्ज भी एक क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी भी हम लोगों ने एक फिक्स्ड क्वांटिटी मेंशन करके रखी है, फिक्स करके रखी है। मुझे बताओ चार्ज की फिक्स्ड क्वांटिटी क्या है? चार्ज की फिक्स्ड क्वांटिटी क्या है? चार्ज की फिक्स्ड क्वांटिटी है 1 E, ठीक है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करेक्ट बोल रहे हो, बट वो उसके ऊपर क्वेश्चन एंड ऑल नहीं आते, जस्ट फॉरगेट इट, बिकॉज उसका जस्ट मेंशन है। याद रखो हम लोगों ने चार्ज कैसे काउंट किया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एंड दिस वॉज काउंटेड बाय, ठीक है, दिस वॉज काउंटेड बाय, या फिर क्वांटाइज्ड बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को यूज करके हम लोगों ने ये प्रूव किया था। बट हम लोगों को मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं, इसका सिर्फ नाम है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट, या फिर बोलते हैं ना वन ऑफ द फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, बट हमारे सिलेबस में इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है, तो हम लोग इतना ही लिखेंगे। तुम लोगों को एक चाहिए तो मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, या फिर लेट भी हम लोग वापस साइड ट्रैक पे चले जाएंगे, जो मुझे नहीं करना है, सिलेबस को स्टिक करके रहना है अभी के लिए। अब हम लोगों का सिलेबस वैसे उतने में ही, मतलब जितना है उतने में ही अच्छा खासा इंटरेस्टिंग है, वही पढ़ते हैं हम लोग। अब इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है दैट चार्ज इज चार्ज इज इंटीजर मल्टीपल, इट इज इंटीजर मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 1 E, ठीक है। तो चार्ज हमेशा 1 E के मल्टीपल्स में रहेगा, वो भी इंटीजर, मतलब तुम लोगों के पास 2 E का चार्ज होगा, 3 E का होगा, 4 E का होगा। बट मुझे बताओ 4.5 E का चार्ज होगा क्या कभी? 4 इलेक्ट्रॉन और एक आधा इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर पाओगे क्या? 4 इलेक्ट्रॉन और एक आधा इलेक्ट्रॉन, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसे हमेशा बोलेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब वो हमेशा ई के मल्टीपल्स में ही रहेगा। पहला वाला बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता। अब सेकंड पॉइंट, इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। चार्ज के 2 टाइप रहते हैं, कौन से? सुनोगे तो हंसोगे, एक रहता है पॉजिटिव, दूसरा रहता है नेगेटिव, सिंपल। स्टार्टिंग में हम लोग एकदम बेसिक चीजें देखने वाले, फिर धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएंगे। थर्ड थर्ड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, ये हम लोगों ने एकदम बचपन में पढ़ा है। अट्रैक्ट्स ईच अदर, अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है। डेफिनेटली तनिषा विल डू दैट। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, एंड सेम चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने बचपन में देखा है। अब मेरे पास समझ लो 2 मैग्नेट्स हैं, चार्ज के बारे में बाद में सोचेंगे, जरा मैग्नेट की बात करते हैं। मेरे पास 2 मैग्नेट है, मैंने इनको इधर पकड़ के रखा है जबरदस्ती, ये दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट मैं इनको छोड़ रहा नहीं हूं, मैं छोड़ दूंगा तो ये चिपक जाएंगे, बट मुझे इनको छोड़ना नहीं, मुझे इनको ऐसे ही पकड़ के रखा है। तो इनके बीच में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मानते हो सब जन, इनके बीच में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनको मैंने ऐसे पकड़ा है, अब मैंने इनको ऐसे रोटेट कर दिया, इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी। मुझे बताओ इनकी डायरेक्शन चेंज करने के बाद इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा या सेम रहेगा? इनकी डायरेक्शन चेंज करने के बाद इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम ही रहेगा ना। इनको मैंने और रोटेट कर दिया, इसे मैंने और रोटेट कर दिया, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा या चेंज होगा? सेम ही रहेगा। मुझे बताओ डायरेक्शन चेंज करने के बाद जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज करने के बाद जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, उसे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं?
वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो वेदांत। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वर्ड हम लोग हमारे सिलेबस में बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे FOA। अब देखो, मैंने दो मैग्नेट्स का एग्जांपल लिया था। अब मैग्नेट के बदले मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इधर इनके बीच में अट्रैक्शन है, दोनों अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैंने पकड़ के रखा है, कस के पकड़ के रखा है, छोड़ूंगा नहीं। अब इसको भी मैंने रोटेट किया। अब मुझे बताओ अट्रैक्शन चेंज होगा क्या? अट्रैक्शन चेंज होगा क्या? बताओ बताओ। नहीं होगा ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA कौन सा फोर्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट बोल रहे हो अनिका। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट बोल रहे हो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके गाइस, एनी डाउट? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे काउंट किया जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग यूज करने वाले कूलम्स लॉ, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले कूलम्स लॉ। ये शायद से तुम लोगों को हुआ नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में आएगा तुम लोगों को, ठीक है। जय, व्हाट इज दिस लिंक? बाद में ओपन करके देख लूंगा जय, मुझे व्हाट्सएप कर देना। कूलम्स लॉ अभी हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो व्हाट इज द कूलम्स लॉ, ठीक है। ये हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स निकालने के लिए यूज करते हैं। देखो, समझो मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस सेम है। अच्छे से देखना, ये तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में होगा। अभी के लिए हम लोगों को इस चैप्टर में भी इसका यूज होगा, तो हम लोगों को पता रहना चाहिए। मुझे बताओ, अगर तुम लोगों के पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक के ऊपर +1 दूसरे के ऊपर -1, एंड उसके बाद दूसरे चार्ज पार्टिकल से दो, एक के ऊपर +5 दूसरे के ऊपर -5, विच वन विल हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? विच वन विल हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बता, किसके पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? फर्स्ट एग्जांपल या सेकंड एग्जांपल? बॉटम वन, करेक्ट बोल रहे हो। +5 वाला, करेक्ट बोल रहे हो। तो ऑब्वियस है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो कैन आई से दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्ज। Q1 एंड Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाले, अज्यूमिंग कि ये फर्स्ट वाला जो है वो Q1 है और सेकंड वाला जो है वो Q2 है। तो Q1 और Q2 का जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एनी डाउट? एनी डाउट गाइस? अब सेकंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अभी हम लोग F से दिखाएंगे, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ना, तो F। अब सेकंड, मेरे पास सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेम पार्टिकल्स है, बट पार्टिकल्स के बीच में मैंने डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया। मेरे पास सेम पार्टिकल्स है, बट पार्टिकल्स के बीच में मैंने थोड़ा सा अट्रैक्शन डिस्टेंस बढ़ा दिया। ओके, ठीक है वेदांत, स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर कर देना अभी के लिए। तो मुझे बताओ, कहाँ पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? जहां पे डिस्टेंस कम है वहां पे, या जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है? फर्स्ट वन, करेक्ट बोल रहे हो जिनाश, ठीक है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, करेक्ट बोल रहे हो। किसने बोला था ये? सारा ने बोला था, करेक्ट बोल रहे हो सारा। तो देखो, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना फोर्स कम होगा। मेरे पास दो मैग्नेट्स है, मैंने इनको नजदीक लाके रखा तो ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने अगर इनको दूर लेके गया तो इनको छोड़ दूंगा तो ये गिर भी जाएंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये स्क्वायर रहता है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों के पास कुछ ऐसे प्रूफ है क्या? नहीं, इट इज जस्ट अ लॉ। कूलम्स ने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, ही फेल्ट कि ये करेक्ट है तो ये करेक्ट है, ठीक है। इट इज जस्ट अ लॉ। अब मुझे बताओ, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा? फोर्स इज directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of their distance, inversely proportional to square of their distance। वेरी नाइस। तो हम करेक्ट बोल रहे हो, ये इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटी तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है, करेक्ट है। तो अब मुझे बताओ, इसमें हम लोगों को प्रोपोर्शनलिटी निकालना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? ग्रेविटेशन से ये सेम आ रहा है, करेक्ट बोल रहे हो जय। फिजिक्स तुम लोगों का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है।
तो अब यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे एंड कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस दिस इज योर फाइनल कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज नोन एज कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो तुम लोग नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ोगे, बट यहाँ पे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा दिस के इज, के की वैल्यू रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो टेल्स अस परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब एप्सिलॉन जीरो ये ग्रीक अल्फाबेट है, एप्सिलॉन इज अ ग्रीक अल्फाबेट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया ना? इसके नीचे वाला पॉइंट जो है वो भूल जाओ, मतलब ये नीचे वाला जो है वो तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में गौरव सर समझाएंगे। अभी के लिए हाँ हाँ, फॉर्मूला के बाद वाला जो पार्ट है वो फिजिक्स का पार्ट है, बट तुम लोगों को ये क्या है वो जस्ट मैं बता के रख रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर तुम लोग फिजिक्स में ये पढ़ने वाले हो, ये बताने का काम मेरा नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अब एप्सिलॉन जीरो टेल्स अस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब स्पेस में चार्ज कितने अच्छे से दौड़ सकता है, मतलब कितने अच्छे से वो पास हो सकता है, वो हम लोगों को बताता है एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब तुम लोगों को बाकी कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखनी है। टीजीएस यूनिट में के की वैल्यू रहती है 1, टीजीएस यूनिट में के की वैल्यू रहती है 1, और एसआई यूनिट में के की वैल्यू रहती है 9। एसआई यूनिट में के की वैल्यू रहती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट फिजिक्स का है जो तुम लोग नेक्स्ट ईयर यूज करोगे। यहाँ पे तुम लोगों को बिल्कुल काम नहीं है मेरा, मतलब केमिस्ट्री में तुम लोगों को इस फॉर्मूला तक अगर समझ में आ गया है दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, ओके। इसके यूनिट एंड ऑल नेक्स्ट ईयर आराम से देख लेना फिजिक्स में। ठीक है, तो देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल कूलम्स लॉ क्या बोलते हैं, अगर चार्जेस की, चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर बहुत ज्यादा है, +1 +1 एंड +5 -5, तो दोनों में ज्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली +5 वाले और -5 वाले अट्रैक्ट करेंगे ज्यादा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। अब इनके बीच में अगर डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस है R1 और R2, जितने नजदीक चार्ज रहेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अगर मैं इनको दूर लेके गया तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिस इज माई सेकेंड रूल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो लिख दो ये कूलम्स लॉ। दिस इज आवर फिफ्थ पॉइंट, दिस इज आवर फिफ्थ पॉइंट चार्ज के बारे में। नेक्स्ट, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, चार्ज का सिक्स्थ पॉइंट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पीई। ये सारी चीजें एक्चुअली फिजिक्स की है, बट इस चैप्टर में इसका यूज होता है तो वी शुड नो इट। ठीक है, चलो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर कैसे आएगी। देखो तुम लोगों के पास एक चार्ज है, दो चार्ज है सेम, ऊपर का एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताओ दो चार्ज है, एक +1 -1 दूसरा +5 -5। इनके अंदर अट्रैक्ट होने का पोटेंशियल है कि नहीं? इन दोनों, एक ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अगर दूर है तो ये दूर है, बट इनके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं कि अगर ये थोड़ा नजदीक आ गए तो ये शायद से अट्रैक्ट हो जाएंगे? तो डू दे हैव पोटेंशियल टू अट्रैक्ट विथ ईच अदर, अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर? ओके, अब मुझे बताओ किसके पास ज्यादा पोटेंशियल होगा? किसके पास ज्यादा पोटेंशियल होगा? +1 -1 के पास ज्यादा पोटेंशियल है या +5 - 5 के पास ज्यादा पोटेंशियल है? विच वन हैज मोर स्टोर्ड एनर्जी? पोटेंशियल मतलब क्या? तो स्टोर्ड एनर्जी। सेकंड वन करेक्ट बोल रहे हो। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, दैट पोटेंशियल एनर्जी is directly proportional to, is directly proportional to Q1 Q2। it is directly proportional to Q1 and Q2। ठीक है, अब सेकंड मुझे बताओ डिस्टेंस, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? अट्रैक्शन का पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा है? छोटे डिस्टेंस पे या बड़े डिस्टेंस पे? कहाँ पे अट्रैक्शन का पोटेंशियल ज्यादा है?
ओके, लेस डिस्टेंस, करेक्ट बोल रहे हो, छोटे डिस्टेंस पे यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, अगेन दिस इज जस्ट अ लॉ, तो हम लोगों को ये पता ही रहना चाहिए। ठीक है, वापस देखो, वंस अगेन, पोटेंशियल मतलब क्या, स्टोर्ड एनर्जी, कि कौन इजीली अट्रैक्ट हो सकता है। तो मुझे बताओ, +1 - 1, +5 - 5, +1 - 1, +5 - 5, इनमें कौन सबसे इजीली अट्रैक्ट होगा? +1 - 1 अट्रैक्ट होगा या +5 - 5? तो डेफिनेटली जितना ज्यादा चार्ज उतना पोटेंशियल ना, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, तो दोनों ज्यादा इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस में अगर हम लोग आएंगे, तो छोटे डिस्टेंस पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। देखो यहाँ पे ऑनलाइन का एग्जांपल ले लो। अब एक्चुअली हम लोगों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लिंक लगने में प्रॉब्लम आती है आजकल। तुम लोगों को पता ही होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में विच वन इज मोर प्रिफर्ड। डेफिनेटली तुम लोगों को ऑफलाइन क्लास ज्यादा अच्छा लगता होगा, वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे कनेक्टिविटी जो रहती है वो ज्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ पे होगा? छोटे डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि वहां पे समझना इजी जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे स्क्वायर आने वाला है क्या? नहीं, वी आर डीलिंग विथ पोटेंशियल एनर्जी नॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी is directly proportional to Q1, Q2 and inversely proportional to distance between them. Therefore, potential energy is equals to K Q1 Q2 upon R square. ठीक है, this is the final formula for potential energy. Q1 and Q2 can be same charges or they can be different charges. ठीक है, सेम रहेंगे तो वो, अरे मैंने आर स्क्वायर लिख दिया गलती से, सॉरी गाइस। सेम अगर चार्ज रहेगा तो वो रिपेल करने का पोटेंशियल रखते हैं, अपोजिट अगर चार्ज रहेंगे तो वो अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, तो लिख दो, कंप्लीट दिस। यस नील, बोल सकते हो। वैसे ये दोनों चीजें हम लोग आगे जाके यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी चार्ज की, प्रॉपर्टी के एक लास्ट चार्ज की एक लास्ट प्रॉपर्टी, ये के सेम रहने वाला है, यहाँ पे के चेंज नहीं होगा। चार्ज की एक लास्ट प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला अट्रैक्शन के लिए भी यूज होता है और रिपल्शन के लिए भी यूज हो सकता है। अब चार्ज की एक लास्ट प्रॉपर्टी, समझ लो कि तुम लोगों के पास एक चार्ज है, तुम लोगों के पास एक चार्ज है, डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी? डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी? तुम लोगों के पास एक चार्ज है, इसके पास, मतलब मेरे हाथ में एक चार्ज पकड़ के रखा है मैंने, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? ये यहाँ पे देखो ऐसे शांति से खड़ा है, तो डज इट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी? नहीं है इसके पास, ये ऐसे ही खड़ा रहेगा अनलेस एंड अनटिल हम लोग इसको कुछ उंगली नहीं कर रहे, कुछ इसमें आउटर मोस्ट इन्फ्लुएंस ऐड नहीं कर रहे, इट विल स्टे एज इट इज। ठीक है, इट विल नॉट मूव एट ऑल। तो डज इट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी? तो इट डज नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी, इट डज हैव पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट, इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये एनर्जी दे, बट अनलेस एंटिल हम लोग इसके पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे, ये अपने एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो देखो, हम लोगों के पास कोई एक छोटा सा चार्ज है, अज्यूम करते हैं इस चार्ज इसकी वैल्यू है -1 ई। कितना है इसकी वैल्यू? -1 ई। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है और उसकी वैल्यू है 1 ई। अब ये शांति से खड़ा है, अब मैं इसको परेशान करूंगा, इसको उंगली करूंगा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या चेंज लाऊंगा? तो आउटर मोस्ट में मैं इसके अटैच कर दूंगा 2 इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड के ऊपर मैंने बैटरी अगर अटैच कर दी, मैं पूरी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ वापस, बट अगर मैंने बैटरी अटैच कर दी तो एक बन गया नेगेटिव, दूसरा बन गया पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, जैसे ही द मोमेंट आई एम अटैचिंग बैटरी टू दीज इलेक्ट्रोड्स, this electron will become this electron will have a electrical field around it। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसके अराउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड अटैच कर दी, will it gain some kinetic energy? will it gain some kinetic energy?
Yep, definitely. अब it will get attracted towards which charge? It will get attracted towards which charge? It will get attracted towards पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट? ओके, अब देखो, मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी मेजर करनी है, मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी मेजर करनी है। अब मुझे बताओ इसका फाइनल फॉर्मूला, एक लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, सॉरी इस टॉपिक का लास्ट फॉर्मूला, चैप्टर का नहीं, टॉपिक का लास्ट फॉर्मूला। द मोमेंट आई एम अटैचिंग बैटरी, इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी। द मोमेंट आई एम अटैचिंग सम बैटरी, इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ, मेरे पास दो पार्टिकल्स है, मेरे पास दो पार्टिकल्स है, एक है -5e वाला और दूसरा है -1e वाला। विच वन विल गेट मोर एक्सलरेशन? विच वन विल गेट मोर एक्सलरेशन? -5 वाला, परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो मैं थोड़े बड़े एरोस बना रहा हूँ। ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि काइनेटिक एनर्जी ये चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब बिगिनिंग में मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया था, बैटरी को कितनी जूस दिया था मैंने? 1 वोल्ट का जूस दिया था। अब 1 वोल्ट के बदले मैंने यूज किया सेकेंड टाइम 10 वोल्ट। मुझे बताओ कहाँ पे ज्यादा एक्सलोरेशन होगा? कहाँ पे ज्यादा एक्सलोरेशन होगा? 1 वोल्ट में ज्यादा एक्सलोरेशन होगा या 10 वोल्ट में? करेक्ट बोल रहे हो विमी, उन्नति, करेक्ट बोल रहे हो। ज्यादा एक्सलोरेशन कहाँ पे होगा, 1 वोल्ट या 10 वोल्ट? वेरी नाइस, सब लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है, 10 वोल्ट में ज्यादा अट्रैक्शन एक्सलोरेशन होगा। तो कैन आई से दैट काइनेटिक एनर्जी, केमिस्ट्री में हम लोग इसको सिर्फ बोलते हैं एनर्जी, ठीक है, इज नथिंग बट चार्ज इनटू वोल्टेज, ठीक है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ दिस टॉपिक, चार्ज से रिलेटेड ये फाइनल फॉर्मूला रहता है। एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, ये इस टॉपिक का लास्ट फाइनल फॉर्मूला है। एंड चलो ये कंप्लीट कर दो गाइस, लेक्चर इज टिल 9 o'clock, इट इज नॉट टिल 8:30, ठीक है। तुम लोग प्लीज लीव होना मत स्टार्ट कर दो, लेक्चर 9 o'clock तक है, ये मत भूलना। तुम लोगों को 1.5 hour के लेक्चर की आदत है, बट ये 2 घंटे का लेक्चर है। चलो कंप्लीट कर दो ऐसे लिख के। श्योर तनीषा, दैट आई कैन डू। ओके गाइस, ब्रेक लेना है क्या? छोटा सा ब्रेक तुम लोग ले सकते हो। ओके, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड विल कंटिन्यू इन 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट का ही ब्रेक लेंगे हम लोग, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। विल टेक ब्रेक टिल 9:38, इट्स 9:33, अभी जस्ट 9:33 हुआ है, तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, चलो। यस, 9:38 तक ब्रेक है। एंड डैनी डोंट वरी, वो सब पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, सब कुछ लिख के दूंगा मैं। ओके हाँ, सॉरी, इट्स 8:38, हाँ, इट्स फाइन गाइज, 8:38, 9:38 तक का ब्रेक नहीं है, 8:38, ओके।
चलो गाइस कंटिन्यू करें। तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन, ठीक है? एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोग नेक्स्ट टाइम टेस्ट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी व्हेन a particle of 1 e charge is accelerated is accelerated is accelerated by 1 वोल्ट, ठीक है? 1 e चार्ज को जब हम लोग 1 वोल्ट से एक्सलरेट करेंगे तो व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड बाय दैट पार्टिकल? तुम लोगों के आंखों के सामने फॉर्मूला है, तुम लोगों को यूनिट देखना है, ठीक है? तुम लोगों को यूनिट बताना है, सिर्फ यूनिट बता। देखो, कभी भी हम लोग किसी भी एक पार्टिकल को वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखेंगे। वेरी नाइस तनिषा, करेक्ट आंसर है। कृष्णा परफेक्ट आंसर दिया आपने, वेरी नाइस। ओके, सोहम करेक्ट आंसर है आपका भी, बट छोटा सा प्रॉब्लम है, आपने सिर्फ यूनिट बताया है, आंसर नहीं बताया। ओके, तो चलो गाइस देखते हैं। अब एनर्जी का यूनिट है तो सब जन हम मुझे सेंड कर रहे हैं जूल्स, जूल्स होना चाहिए, जूल्स होना चाहिए, ठीक है? बट एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। देखो मैंने तुम लोगों को यूनिट के साथ दे दिया है ना गाइस, आई हैव गिवन यू सम यूनिट्स आल्सो, ठीक है? तो 1 e, तो एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला है Q इंटू वी। अब तुम लोगों को मैंने चार्ज कितना दिया है? करेक्ट, प्रणीता करेक्ट बोल रहे हो। अब Q कितना दिया है मैंने? 1 e का दिया है, चार्ज 1 e का दिया है, वोल्टेज कितना दिया है? 1 वोल्ट का दिया है। तो चार्ज का यूनिट, मतलब किसी एक चीज का क्वांटिटी का अगर तुम लोगों को यूनिट पता नहीं होगा तो वैल्यूज यूनिट के साथ पुट कर दिया करो। 1 e into 1 volt will give you 1 eV, and 1 eV is the correct answer, and 1 ev is called as इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे बोलते हैं, करेक्ट बोल रहे हो। एंड ये फिजिक्स में यूज करने वाला एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है? ये एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिजिक्स फिजिक्स बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में जो हम लोग यूज करते हैं यूजुअली, ठीक है? अब अब हाँ करेक्ट, न्यूक्लियर फिशन में तुम लोग बोलते हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट बोल रहे हो, ये वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू इनटू जूल्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल्स। अब देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 1 e था ना, चार्ज कितना था? 1 e, एंड 1 e मीन्स हाउ मच गाइस? 1 e मीन्स हाउ मच? 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, इज इट करेक्ट? 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, ठीक है? तो हम लोग इसे यहाँ पे लिख सकते हैं दैट दिस इज नथिंग बट 1.6 into 10 raised to minus 19। 1 e को मैंने लिखा 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, एंड वोल्ट तो वैसे ही रहने वाले हैं, तो ये वोल्ट। तो ये नया यूनिट बन गया कूलम वोल्ट, ये नया यूनिट बन गया कूलम वोल्ट। एंड 1 कूलम वोल्ट या फिर कूलम वोल्ट, इसे हम लोग बोलते हैं जूल्स, ठीक है? ये बन जाता है जूल्स, ठीक है? तो याद रख पाओगे ना, कूलम वोल्ट बन जाता है जूल्स, ठीक है? तो therefore 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is nothing but 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. Guys, is it correct? Is it correct? नहीं, is it clear? This is correct. Is it clear? ओके, तो चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से तुम लोग थोड़े न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर थोड़े थियोरी वाले थे, बट अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। अब होमवर्क आना भी एक्सपेक्टेड रखना, ठीक है? जैसे ही हम लोगों का थियोरी का पार्ट हो जाएगा
तुम लोगों के गूगल क्लासरूम के अकाउंट्स बन गए क्या? गूगल क्लासरूम के अकाउंट्स बन गए, तुम लोगों को आईडी पासवर्ड मिल गया है ना? ओके। तो तुम लोगों को गूगल क्लासरूम के ऊपर अभी से एग्जाम, क्या बोलते हैं, एग्जाम नहीं, होमवर्क आना भी स्टार्ट हो जाएगा, तो बी रेडी। तुम लोगों को गूगल क्लासरूम पे वो वापस अपलोड करना है, चेक करके तुम लोगों को वापस वो मिल जाएगा, ठीक है? इस लेक्चर से नहीं, बट नेक्स्ट लेक्चर से तुम लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने ज्यादा कुछ स्टार्ट नहीं किया है ना, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है इसलिए। बट नेक्स्ट लेक्चर से तुम लोगों को होमवर्क मिलना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर टेस्ट भी कंडक्ट की जाएगी, तो बी रेडी, ठीक है? चलो, तो कैलकुलेट कैलकुलेट एनर्जी गेन्ड व्हेन 1 mole of 1e particle of 1e particle। टेस्ट कैसे कंडक्ट होगी वो तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम पता चल जाएगा, डोंट वरी। अच्छा लगेगा तुम लोगों को टेस्ट देके। 1e particle is accelerated by 1 volt, ठीक है? वाइवा वाइवा काइंड ऑफ ही तुम लोगों को फीलिंग आएगी, डोंट वरी, तुम लोगों को पता चल जाएगा। मैं किसी को भी डायरेक्ट पूछूंगा नहीं माइक ऑन करके आंसर बताओ, ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, ठीक है? ओके, चलो, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन गेन्ड व्हेन 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन 1e पार्टिकल्स इज एक्सेलरेटेड बाय 1 volt। बताओ। हाँ, इधर आगे लिखना इन जूल्स, ठीक है? तुम लोगों को ये जूल्स में काउंट करना है, तो बताओ जूल्स में ये काउंट करके, जूल्स में ये काउंट करके बताओ, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने टॉपिक के बिगिनिंग में किया था, सेम क्वेश्चन किया था, बट तभी हम लोगों ने चार्ज काउंट किया था, चार्ज ऑन 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग एनर्जी ऑन 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। एनर्जी ऑन 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 1 volt। एनर्जी ऑन 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 1 volt। ओके, किसी ने तो करेक्ट आंसर दिया, कृष्णा करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। सोचो सोचो, अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, तो 1 mole के ऊपर कितने? इफ Vimi, your answer is correct in electron volt, please convert it into joules. Your answer is in electron volt, please convert it into joules. Okay, calculate for 1 mole. Okay, चलो मैं बता देता हूं अभी। हाँ, तो हम करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। चलो, तो अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था? एक इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट से एक्सलरेट किया था तो चार्ज कितना था? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था गाइस? जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से एक्सलरेट किया तब चार्ज कितना था? उन्नति एग्जैक्टली परफेक्ट करेक्ट आंसर दिया आपने, रश्मि करेक्ट आंसर है, श्रेया करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब तुम लोगों को एक मोल का पूछा है, अब एक मोल में कितने पार्टिकल्स? गाइस, एक मोल में Na पार्टिकल्स, तो Na इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो निकालना है हम लोगों को। रुद्रा करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जुप जुप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Na इज नथिंग बट 6.022, विमी करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, इंटू 10⁻23। यूनिट क्या रहेगा? जूल्स। जूल्स में हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी तो जूल्स में एंड होगा, ठीक है? 1.6 इंटू 6.022, लास्ट टाइम ये कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था। आंसर इज 9.6352 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻23, क्या होगा? 10⁻4 जूल्स। तो तुम लोगों को आंसर मिला 96,352 जूल्स, जिसे अभी हम लोग लिखेंगे, हाँ, जूल्स पर मोल। वाई? बिकॉज वी हैव काउंटेड दिस फॉर 1 मोल, एंड जिसे हम लोग लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 96 किलो जूल पर मोल।
गाइस एनी डाउट? समझ में आ रहा होगा? अब तुम लोगों को मिल गए 2 यूनिट कन्वर्जन। ये याद रखो, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तुम लोगों को मिल गए 2 यूनिट कन्वर्जन। कौन से 2 यूनिट कन्वर्जन मिले हम लोगों को? देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले हम लोगों ने जूल्स में कन्वर्ट किया था। कितने आए थे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। फिर हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 मोल के लिए कन्वर्ट किया, और 1 मोल के लिए हम लोग को कितना आया? 96 किलो जूल पर मोल। तो याद रखो, ये 2 यूनिट कन्वर्जन इस चैप्टर में हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, ए एंड बी। ठीक है, लिख दो। देखो, क्वेश्चन आने से डर मत जाना। जितने हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतना तुम लोगों को अच्छा लगेगा। स्टोरीज एंड ऑल वो तो मैं तुम लोगों को सुना सुना के थका सकता हूँ। ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस में इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। थियरी तो बहुत कम आती है, न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा पूछे जाएंगे। करो ये। चलो, और एक न्यूमेरिकल दूं क्या मैं? और एक न्यूमेरिकल दूं क्या मैं? पार्थ डोंट वरी, और हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोगों को आ जाएगा। हर एक मतलब एक ही क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन में तुम लोगों को कुछ भी डाउट रहा ना, डोंट वरी, हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे चैप्टर में, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स की आइडिया आने लग जाएगी। ठीक है, ये जस्ट बिगिनिंग है, तो न्यूमेरिकल्स देख के बिल्कुल मत डरना। ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट एनर्जी गेन्ड व्हेन अ पार्टिकल ऑफ 5e charge is accelerated by accelerated by 2 वोल्ट। ठीक है, 10 ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करो, बी जूल्स में काउंट करो, सी किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल के लिए काउंट करो। किलो जूल पर मोल दिख गया, पर मोल आ गया, दैट मीन्स इट इज फॉर 1 मोल। ठीक है, चलो पहले तुम लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं हेल्प करने के लिए हुई। राइट गाइस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर सबका आना चाहिए। जब तक यहाँ पे सबके आंसर नहीं आ जाते इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर सबका आ जाना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला था Q इंटू वी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आंसर सबके आने चाहिए। वेरी नाइस, बहुत लोगों के आना स्टार्ट हो गए। बाकी के लोग जल्दी आंसर भेजो। अभी तक 4 से 5 लोगों के आंसर आ गए हैं। ओके, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। वेरी नाइस, और लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर सबको आना चाहिए, बहुत ईजी है। ओके, अभी नहीं नहीं बोल के 15 लोगों का आंसर आ गया है, तो हम करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस, तो हमने आंसर जूल्स में भी देखे, हो चुका है वो। ओके, रुद्रा करेक्ट आंसर है जूल्स का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले आंसर अभी भी आना बाकी है कुछ लोगों के, सेंड करो जल्दी। ओके, तो ठीक है, ऑलमोस्ट आई गेस 75% स्टूडेंट्स ने आंसर सेंड किया है। फिर भी वो 25% क्राउड अभी भी बाकी है, जिनके आंसर अभी भी आना बाकी है। ओके, तो जिनके आंसर जूल्स में थे वो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। स्वयं किलो जूल्स में आंसर करेक्ट है, स्वयं जूल्स में आंसर करेक्ट है। रुद्रा किलो जूल्स में आंसर करेक्ट है। सारा जूल्स का आंसर आपका करेक्ट है। चैतन्य जूल्स का आंसर करेक्ट है आपका। भूमि जूल्स वाला आंसर आपका करेक्ट है। सिद्धि का करेक्ट आंसर है जूल्स वाला। विमी करेक्ट आंसर है। रुद्रा जूल्स का आंसर करेक्ट है। ओके, चलो बहुत लोगों के आंसर अभी आ गए हैं, और अब एक एक को आंसर देने के बदले मैं तुम लोगों को डायरेक्ट सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर तुम लोग क्रॉस वेरीफाई कर ही सकते हो। ठीक है गाइस, तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला तो आंसर सबको आ गया था, दैट आई एम डैम श्योर। बहुत लोगों के आंसर आ गए थे। तो देखो, तुम लोगों को क्यूब चार्ज कितना दिया है 5e, इनटू वोल्टेज कितना दिया था तुम लोगों को 2 वोल्ट, तो तुम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबको आ गया था। अब तुम लोगों को यूनिट कन्वर्जन करना था, और कुछ नहीं। 1 ev इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो तुम लोग क्या करोगे, ईवी को
रिप्लेस कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से। 10 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तुम लोग 16 भी लिख सकते हो, या फिर व्हाट आई कैन डू, इसी को वी कैन राइट 1.6 into 10⁻⁻18 जूल। 10⁻1 and 10⁻⁻19 क्या बच जाएगा? 10⁻18। ठीक है, वरुण करेक्ट आंसर है, रश्मि करेक्ट आंसर है, सिद्धिका करेक्ट आंसर है। फाइनली किलो जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 96 किलो जूल पर मोल। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना बन जाएगा? 10 इंटू 96 किलो जूल पर मोल। तो आंसर कितना आएगा? 960 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो उन्नति करेक्ट आंसर था आपका। वेरी नाइस। तो गाइस, यू आर अ ग्रेट ऑडियंस टुडे टुनाइट। ठीक है, एंड विद दिस, ओके, अगर सारे करेक्ट आए थे तो वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा जा रहे हो। एंड विद दिस वी कैन कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आते वक्त जे थॉमसन्स मॉडल एक बार रिवाइज करके आना, जो तुम लोगों ने 10th में पढ़ा है। इफ पॉसिबल हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। एंड रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट एक बार रिवाइज करके आना। तुम लोगों को 10th में कितना समझ में आया था वो तुम लोगों को याद आ जाएगा। एंड फिर पढ़ाने के बाद तुम लोगों को और कितना क्लैरिफाई हो रहा है वो तुम लोग कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो चलो गाइस, with this we'll conclude our today's lecture. Till then, see you next time. Bye bye and God bless you. Yep, bye bye everyone. Good night. तुम लोगों को इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। बाय एवरीवन। ओके, किसी को तो मेरा नंबर चाहिए था, मैं नंबर यहाँ पे ऐड करके रख रहा हूँ। ठीक है, इस फाइल में मैं नंबर ऐड करके रख रहा हूँ। तुम लोगों को फाइल मिल जाएगी, उसके साथ नंबर भी मिल जाएगा। तो माय नंबर जिस किसी को चाहिए लिख दो, 7021484338। ठीक है, ओके। क्वांटम थियरी स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को फिर भी नहीं नहीं बोल के पकड़ लो, और 4 लेक्चर जाएंगे। 4 लेक्चर के बाद हम लोग क्वांटम थियरी पे पहुंचेंगे। दिस चैप्टर इज क्वाइट बिग। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। आई राइट ऑन अ वैकॉम। वैकॉम एक राइटिंग टैबलेट है, उसके ऊपर मैं लिखता हूँ दिस इज द पेन एंड दिस इज द पैड। ये ऐसे पैड है, ऐसे दिखने वाला। सॉरी, ये जरा वायर अटक गई है। दिस इज द पैड, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ। ठीक है, ओके। तो चलो गाइस, दिस इज माय नंबर, जस्ट नोट इट डाउन। तुम लोगों को पीडीएफ में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा, यूट्यूब पर कोई कॉल नहीं करने वाला है वैसे भी इतना। ओके, चलो गाइस, टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।